इसको तो आप लोग अब तक पहचान चुके होंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का चीफ ग्रोसी, ईरान ने इसको अपने देश से बाहर निकालने का फैसला ले लिया है और इसके सारे सामान को ईरान से बाहर फेंक दिया है। अब ये ईरान के अंदर जाकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े किसी भी मामले पर रिसर्च नहीं कर पाएगा। यकीन मानो दोस्तों, ईरान ने यह बहुत सही फैसला लिया है, क्योंकि इस वक्त ईरान के साथ जो कुछ हुआ है, ईरान के ऊपर जो भी हमले हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कहीं ना कहीं यही शख्स है। ईरान ने इस शख्स के ऊपर अपने देश के अंदर आने पर प्रतिबंध लगाकर अपने परमाणु प्रोग्राम को कहीं ना कहीं सुरक्षित कर लिया है, क्योंकि अब ईरान की तरफ से भी कहा जाने लगा है कि यह शख्स मोसाद का जासूस है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि दर्जनों ऐसे दस्तावेज हैं हमारे पास जिससे यह साबित हो रहा है कि यह शख्स मोसाद के लिए काम करता है। ईरान का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अखबार है जिसका नाम है कायहान अखबार। जब से ईरान बना है तब से यह अखबार ईरान के अंदर चलता है। IRGC के हवाले से यह अखबार लिखता है कि यह पक्का मोसाद का जासूस है, इसलिए इसको मौत की सजा होनी चाहिए, इसको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए मोसाद के लिए जासूसी करने के लिए और ईरानी लोगों की हत्या में शामिल होने के लिए, क्योंकि जो लोग मारे गए हैं ईरान के अंदर इजरायली और अमेरिकी हमलों में, उसका दोषी ये इनको मान रहे हैं। ईरान का कहना है कि इन्हीं के कहने पर सारी जो चर्चाएं चली ईरान के परमाणु प्रोग्राम की, जो अफवाहें फैली, उसी के चलते हुए ईरान और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए जिसमें लोगों की जान गई है। तो इनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ऐसी मांग अब ईरान की तरफ से की जा रही है। दोस्तों, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जितनी भी संस्थाएं हैं दुनिया भर के अंदर, वो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के नीचे ही काम करती हैं। इस संस्था का मेन काम तो ये है कि दुनिया में जितने भी परमाणु देश है उन देशों पर यह नजर रखती है कि परमाणु हथियार का किसी गलत काम में इस्तेमाल ना कर पाए कोई भी देश। इसी के चलते हुए ईरान ने भी इस संस्था को अपने देश के अंदर आने की इजाजत दी, लेकिन इसके ऊपर अब जासूसी के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल ये बहुत सही फैसला लिया है ईरान ने इस वक्त को देखते हुए कि इसको अपने देश में पूरी तरीके से बैन कर दिया। फिलहाल एक बैन और लगाया है स्टारलिंक कंपनी पर, एलॉन मस्क की। पहले भी कई सारी डिवाइस पकड़ी गई हैं जो जासूसी तरीके से मोसाद के जासूसों के जरिए ईरान के अंदर लाई गई थी। अब ऑफिशियली इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दरअसल मोसाद के जो जासूस हैं, जो ईरान के अंदर भरे पड़े हैं, बहुत सारे ऑपरेशन तो वो ईरान के अंदर रहकर ही चलाते हैं, तो इंटरनेट का जो इस्तेमाल करते हैं मोसाद के जासूस, वो स्टारलिंक कंपनी से ही करते हैं। एलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के इंटरनेट का इस्तेमाल करके वो आसानी से पकड़े नहीं जाते हैं। इसीलिए अब ऑफिशियली इस बात का अनाउंस कर दिया गया है कि स्टारलिंक कंपनी अब ईरान के अंदर किसी भी तरह का कहीं पर भी इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कराएगी। ईरान अब हर एक छोटी छोटी चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि ईरान को भी यह बात मालूम है कि जो कुछ भी हो रहा है ईरान के अंदर, वो कहीं ना कहीं ईरान में बैठे हुए जासूसों की वजह से ही हो रहा है। ईरान अगर कमजोर भी हुआ तो अपने देश के अंदर से ही होगा, इसलिए हर छोटी छोटी चीज को वो देख रहा है। खबरें और भी बहुत सारी हैं। पाकिस्तान में भी कुछ धमाके हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है, आर्मी के लोग मारे गए हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको अमेरिका लिए चलते हैं। अमेरिका में एक बार फिर से आग लग गई है। कैलिफोर्निया के जंगलों में फिर से आग लगी है। तकरीबन 1100 एकड़ जमीन जलकर राख हो चुकी है। आग बहुत तेजी के साथ फैलती जा रही है। फायर ब्रिगेड के लोग लगातार आग को बुझाने में लगे हुए हैं। रात भर आग को बुझाने की कोशिश की गई, हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, उनसे बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग नहीं बुझ रही है। दमकल कर्मी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये आग उबड़ खाबड़ जंगलों में ना फैल जाए। अगर वहां पर फैल गई तो ये बहुत तेजी के साथ फिर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाएगी। फिलहाल बहुत सारे इलाकों को खाली करवा दिया गया है, जानवरों को भी हटा दिया गया है, इंसानों को भी घर छोड़कर जाने के आदेश दे दिए गए हैं। तो आग की चपेट में हमेशा कहीं ना कहीं अमेरिका रहता है। फिलहाल मोसाद की तरफ से कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके ईरान के लोगों से कहा गया कि IRGC के अफसरों से और IRGC के जो दफ्तर हैं उससे दूर रहें। सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा गया है मोसाद की तरफ से कि आप दूर रहें जो आम लोग हैं ईरान के, वरना आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अब इस तरीके का पोस्ट मोसाद की तरफ से किया गया है, तो क्या मोसाद फिर किसी हमले की साजिश रच रहा है कि पहले से ही उसने आम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि आप दूर रहें IRGC के ठिकानों से? फिलहाल कुछ तो ये अंदर अंदर कर रहे हैं, क्योंकि जो तबाही इसराइल के अंदर हुई है, ये तबाही इनसे हजम नहीं हो रही है। आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये ईरान के अंदर शिया धार्मिक नेता ग्रैंड आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी हैं।
इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक फतवा जारी किया है। फतवे में इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को अल्लाह का दुश्मन बताया है और दुनिया भर के मुसलमानों से इन्होंने कहा है कि इनको अब दुनिया में रहने का हक नहीं है। इन्होंने फतवा जारी करते हुए कहा है कि जो इंसान या सरकार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को धमकी देगी उसे अल्लाह का दुश्मन माना जाएगा। आपने देखा ही होगा कि अयातुल्लाह अली खामनेई को इजराइल ने भी धमकी दी मारने की, डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दी, तो इसी से ये नाराज हैं और इन्होंने फतवा जारी कर दिया है तमाम मुसलमानों के लिए। खबर गाजा से आ रही है। गाजा के अंदर इजरायली सेना लगातार हमले अभी भी कर रही है और उसमें आम लोगों की जान जा रही है और अपने उन हमलों को सही बताने के लिए इजराइल की सेना किसी एक ऐसे शख्स का नाम हाईलाइट करती है जिसके बूते पर वो अपने हमलों को जायज ठहरा देती है। और ये अब से नहीं हो रहा है, पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है। कल भी यह खबर आई कि हमास के एक सबसे बड़े कमांडर को इजराइल की सेना ने मार दिया जिसका नाम है अल ईसा। अल ईसा नाम के एक शख्स को मारा और उसको हमास का सबसे बड़ा कमांडर बताया गया और यह कहा जा रहा है कि यह बंदा 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ था उस हमले का मास्टरमाइंड है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, सैकड़ों बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि आज हमने एक ऐसे कमांडर को मारा जो 7 अक्टूबर के हमले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। मास्टरमाइंड तो 1-2 ही लोग हो सकते हैं, सैकड़ों लोगों को मार दिया और हर बार मारने के बाद यही कहा जाता है कि 7 अक्टूबर के हमले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड यही था। 7 अक्टूबर के हमले का हवाला देकर इजराइल जो हमले कर रहा है गाजा के अंदर उनको सही साबित कर देता है। आइए पाकिस्तान की यह खबर आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तो अपने में ही उलझा पड़ा है, क्या ही ईरान का साथ देगा। उसके बाद सीरिया की तरफ भी चलेंगे। जो नई सरकार है अल जुलानी की क्या कर रही है और क्या कहना है, बात करेंगे इस मामले पर भी, लेकिन पहले पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक खतरनाक धमाका हुआ। खैबर पख्तूनख्वा का एक एरिया है बजीरिस्तान। बजीरिस्तान के एक गांव में एक कार आती है और उस कार में 800 किलो विस्फोटक रखा हुआ होता है। कार ब्लास्ट हो जाती है। विस्फोटक इतना ज्यादा भयानक तरीके से फटता है कि उसमें 14 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो जाती है, 25 और लोग घायल हो जाते हैं और ये जो घायल हुए हैं इसमें कुछ बच्चे भी हैं। एक भयानक आत्मघाती हमला पाकिस्तान के बजीरिस्तान एरिया में हुआ। पाकिस्तान के अंदर ये जो आत्मघाती धमाका हुआ, पाकिस्तान की सरकार ने इसका सीधा जिम्मेदार भारत को बताया कि भारत ने टीटीपी के साथ मिलकर यह हमला करवाया है। जब पाकिस्तान ऐसी बात करेगा, ऑफिशियली सरकार की तरफ से ऐसी बात कही जाएगी, तो भारत सरकार को जवाब देना था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पलटवार करते हुए जवाब दिया और कहा कि पाकिस्तान ये जो बयान दे रहा है ये पूरी तरीके से नफरत से भरा हुआ बयान है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने पाकिस्तानी सेना का एक आधिकारिक बयान देखा है जिसमें 28 जून को बजीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया है। हम इस बयान को उस नफरत के साथ खारिज करते हैं जिसकी यह पात्रता रखता है। भारत ने पाकिस्तान के इस इल्जाम को सिरे से खारिज कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर अक्सर ये चीजें होती रहती हैं। जिस एरिया में ये ब्लास्ट हुआ वहां पर कर्फ्यू भी लगा हुआ है, सेना की मूवमेंट ज्यादा थी तो वहां पर ब्लास्ट हुआ, इसलिए सैनिकों की मौत ज्यादा हुई है। सीरिया की बात कर लेते हैं। ये जो अल जुलानी है भाई साहब, ये अंदर अंदर इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। इजरायली अखबार मारीब ने कल की एक रिपोर्ट में इजरायली सूत्रों के हवाले से बताया कि इजराइल और सीरिया के बीच बातचीत जितनी दिखाई दे रही है हम लोगों को, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। यह बात तो सामने आ चुकी है कि ये इजराइल से बातचीत कर रहे हैं, अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत इतनी आगे बढ़ गई है कि खुलकर वो चीजें अभी सामने नहीं आ पाई हैं। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रख सकते हैं कि ये मुसलमानों का साथ देंगे? शिया और सुन्नियों के नाम पर सीरिया को बांट दिया, शिया की सरकार हटाकर सुन्नियों की सरकार ले आए, लेकिन सरकार काम किसके लिए कर रही है? बस यही इनका रहा है हमेशा से, शिया सुन्नी के नाम पर लड़ाकर मुसलमानों को 2 भागों में बांट देते हैं और अपने मतलब का नेता ये लोग चुन देते हैं। ईरान के साथ भी ये लोग यही करना चाह रहे हैं, सत्ता परिवर्तन करके एक ऐसे सत्ता को वहां पर लाना चाहते हैं जो इनके लिए काम करे। तो ये अल जुलानी, ये तो पहले से ही मैंने कहा था कि ये बंदा ISIS के साथ भी रहा है, उसी तरह का एक संगठन है इसका, लेकिन शिया सुन्नी के नाम पर इसने सीरिया के अंदर आकर इजराइल को पूरी ताकत दे दी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।